गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का। जो हमने 1 ईयर का एक्चुअली करंट अफेयर का जो है मैंने प्रॉमिस किया था, 1.5 ईयर का जो करंट अफेयर करेंगे। जो हमने शुरू किया था फरवरी से लेकर, जो है जनवरी फरवरी से लेकर, सॉरी जनवरी से लेकर मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट ईयर जो है 2025 जनवरी से लेकर जो है मई 2026 तक का करंट अफेयर करने की मैंने आपसे बात की थी, और हम लोग ये कवर करेंगे। आई हैड टू डिले समथिंग। मैंने जनवरी फरवरी और मार्च का कर लिया था, 3 मंथ्स का। फिर बीच में थोड़ा कुछ मुझे काम आ गया, तो आई वॉज अनएबल टू डू दैट। सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अप्रैल का करेंगे। तो ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, सब्र के साथ काम करना। 2 से 3 घंटे का लेक्चर भी हो सकता है, जैसे जैसे हम लोग चलेंगे। तो इसमें हम लोग पूरा अप्रैल मंथ जो 2025 में जितना कुछ हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्यों मैंने जनवरी 2025 से स्टार्ट की? क्योंकि आजकल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मैंने पैटर्न देखा कि एटलीस्ट वो 2 ईयर्स का करंट अफेयर्स पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि उससे पिछले साल का तो हमने किया हुआ था, 2025 का रह रहा था, तो मैंने सोचा ये कंप्लीट करते हैं और 2026 तक का, मई तक का जो भी एग्जाम्स हो गए। तो स्टार्ट करते हैं 2025 का करंट अफेयर। जो पहली न्यूज़ है उसको डिस्कस करते हैं। पहली न्यूज़ आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए कुछ डायरेक्शंस। जो है एक केस चल रहा है तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ इंडिया के लिए, उसमें एड्रेस करने के लिए जो बिल है ना, जो बिल के अप्रूवल का है, गवर्नर जो अप्रूवल करता है ना बिल का, उसके बारे में देखो ना। जब लेजिस्लेटिव से बिल पास होता है तो वो गवर्नर के पास जाता है, और गवर्नर के पास है या तो वो बिल को जो है एसेंट दे सकता है, या फिर वो बिल को जो है विद होल्ड कर सकता है, या फिर बिल को वो प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, या वो बिल को दोबारा से जो है असेंबली को भेजता है। तो वेरियस उसके पास होती हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं। अच्छा, इस केस में 2025 में केस में क्लैरिफाइड किया है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स जो है आर्टिकल 200 के अंडर, अंडर आर्टिकल 200। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। कि रूलिंग आउट, और इसमें रूल आउट किया एब्सोल्यूट या पॉकेट वेटो को रूल आउट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि गवर्नर के पास एब्सोल्यूट वेटो नहीं है। ठीक है, और ना ही पॉकेट वेटो है कि आप रख दोगे बिल को बिना किसी देरी के, कब उसको वापस करोगे या उसको सेंड दोगे ऐसा। कि इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं। देखो, तमिलनाडु ने चैलेंज किया गवर्नर जो RN रवीज का जो इनडेफिनेट जो विद होल्डिंग ऑफ 10 बिल्स जो पास किए थे बिटवीन 2020 से 23 के बीच में, वो आज तक गवर्नर ने जो है, असेंबली ने पास कर दिए बिल्स। ठीक है, असेंबली ने बिल पास कर दिए, और वो बिल जो है, एक सेकंड मुझे थोड़ा इसको कम करने दो। असेंबली ने बिल पास कर दिए, उस बिल्स को जो है वो गवर्नर के पास भेजा कि आप इस पे हस्ताक्षर करो, सिग्नेचर करो, या इसको परमिशन दो, एक्ट तभी तो बनेंगे वो बिल। लेकिन बिल विद होल्ड कर लिए गए 10 बिल, और वो उनको ना ही वो वापस प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर रहे हैं, उन बिल को दे रहे हैं, ना ही उन बिल को वापस जो है रिकन्सिडरेशन के लिए दे रहे हैं, ना ही उस बिल पे एसेंट दे रहे हैं। कुछ नहीं, बस पॉकेट में डाल दिए, जिसको पॉकेट वेटो कहते हैं। मोस्टली उन यूनिवर्सिटी की जो गवर्नेंस है उसके ऊपर थे। बिल वे रीपास्ड, दोबारा बिल को पास किया गया आफ्टर जो इनिशियल विद होल्डिंग के बाद, लेकिन गवर्नर ने रिजर्व कर दिए बिल फॉर प्रेसिडेंट, प्रॉम्प्टिंग द सूट। और इससे जो है, इसलिए तमिलनाडु ने जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक गए कि ये गवर्नर कर रहा है, आप इस पे बताओ क्या होगा। अच्छा, तो कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस दी? कोर्ट ने प्रिस्क्राइब की टाइमलाइन फॉर गवर्नर के मैक्सिमम 1 मंथ, 1 मंथ टू रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट विद काउंसल्स एडवाइस। कि काउंसिल के एडवाइस के साथ 1 मंथ तक मैक्सिमम तुम विद होल्ड कर सकते हो बिल को, या रिजर्व कर सकते हो प्रेसिडेंट के लिए, और 3 मंथ तक तुम ज्यादा से ज्यादा विद होल्ड कर सकते हो, मतलब बिल अपने पास रख सकते हो। उसके बाद आपको रिटर्न करना पड़ेगा विदाउट एडवाइस, बिना एडवाइस के। ठीक है, आप 3 मंथ तक जो है बिल को अपने पास रख सकते हो या रिटर्न कर सकते हो। अच्छा, फिर दोबारा से अगर बिल पास हुआ तो 1 महीने तक सिर्फ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बिल को। 1 मंथ फॉर रिप्रेजेंटेड बिल, मतलब अगर दोबारा से बिल पास हो गया है लेजिस्लेटिव से, आपने वापस किया कि रिकंसिडर करो इस बिल को, जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ने दोबारा पास करके भेजा, तो सिर्फ 1 मंथ तक आप बिल को विद होल्ड कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो इनडेफिनेट डिलेज हैं वो प्रिवेंट होगी ना। क्योंकि देखो, क्योंकि लॉज जो हैं, कानून जो हैं, जो वेरियस चीज़ें हैं इम्प्लीमेंटेशन, अगर स्टेट को लोगों ने चुन के रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं, अगर गवर्नर बिल पास ही नहीं करेगा जो ये चीज़ें कर रहे हैं, तो वो कैसे लोगों की बातें जो उन्होंने प्रोमिस करके लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं
कैसे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होगा किसी पर्टिकुलर एरियाज का, अगर जो कानून ही नहीं पास होंगे, अगर वेरियस जो वेलफेयर स्कीम्स ही नहीं पास होंगी, समझे? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है अप्रैल 8 2025 को। जो जस्टिस जे बी जो जो पर्दीवाला है और आर महाधवन जो है, डीम्ड दैट के 10 बिल जो हैं अंडर आर्टिकल 142 फॉर कंप्लीट जस्टिस, इसके लिए जो है डिक्लेयरिंग के गवर्नर के एक्शन जो हैं वो इलीगल हैं, एरनेस हैं और नो वीटो पावर एग्जिस्ट। गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन रीपास्ड बिल के जो ये देखो, जब बिल दोबारा से पास होकर आता है ना रिकंसिडर करने के लिए, जब गवर्नर या प्रेसिडेंट भेजता है तो उसको दोबारा से जो है असेंट देना ही पड़ता है, तब उसके पास कोई वीटो पावर एग्जिस्ट नहीं करती है। यह आप याद रखना, सस्पेंसिव वीटो इसको बोलते हैं। अगर आर्टिकल 200 देखिए, 200 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो प्रोसीजर को आउटलाइन करता है कि कैसे गवर्नर जो है वो असेंट देगा बिल को जो पास किया गया है स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा, और यही चीज इंश्योर करती है, एक स्ट्रक्चर इंश्योर करती है आर्टिकल 200, ठीक है, जहां जहां पे एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के बीच में बैलेंस किया गया है। एक जो कानून बनाती है जो लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे है, और एक जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनके बीच का एक बैलेंस क्रिएट किया गया। तो आर्टिकल 200 का अगर कोर प्रोविजन देखे, व्हेन ए बिल इज पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और बोथ हाउसेस, इफ देयर इज अगर वहां काउंसिल ऑफ, ठीक, काउंसिल भी है, बिल जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है तो उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा गवर्नर के पास। अब गवर्नर जो है उसके पास है 3 ऑप्शंस, ठीक है, 3 उसके पास है। या तो वो बिल को जो है असेंट देगा, इजाजत देगा, सिग्नेचर करेगा और वो कानून बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है या तो वो विदहोल्ड करेगा असेंट, अपनी असेंट नहीं देगा, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी है या वो रिजर्व कर देगा प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए कि मैं नहीं पास कर रहा, मैं ये प्रेसिडेंट के पास भेज रहा हूं, वो देखेंगे। रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, या फिर वो रिकंसिडर करने के लिए बिल को वापस भेजेगा। मनी बिल के केस में गवर्नर जो है मे रिटर्न इट प्रॉम्प्टली विद ए मैसेज सजेस्टिंग रिकंसिडरेशन और अमेंडमेंट इफ द लेजिस्लेटिव पासेस इट, तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं। मनी बिल के केसेस में जो है गवर्नर को असेंट देनी ही होगी। अच्छा, इसमें आगे चलते हैं। नो लिमिट्स, देखो, नो पॉकेट वीटो इज अलाउड, इनडेफिनेट डिले आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज क्लैरिफाइड इन केस लाइक द रिसेंट स्टेट तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ इंडिया, कि इनडेफिनेट डिले कर देना, कि बताना ही नहीं, 2-2 3-3 साल तक बिल गवर्नर के पास पड़ा है, ना तो वो वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहा है, ना तो वो अपनी असेंट देने से मना कर रहा है, ना ही असेंट दे रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि ये पॉकेट वीटो, नो पॉकेट वीटो इज अलाउड, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अगर कोई इनडेफिनेट डिले करेगा, ठीक है। बिल इंपैक्टिंग हाई कोर्ट की पावर जैसे मस्ट बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, अगर कोई ऐसा बिल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया जिससे हाई कोर्ट की पावर्स जो है इफेक्ट हो रही हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो बिल को जो है आप गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को जो है के लिए रिजर्व करेगा, वो देखेंगे क्या है। अच्छा, दिस टाइज जो है डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव ऑन टाइमली जो है केसेस। यहां पे एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 168 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एस्टैब्लिश करता है स्ट्रक्चर जो है स्टेट लेजिस्लेचर का। ये मैंडेट करता है लेजिस्लेचर हर स्टेट के जिसमें जो है कंप्राइज करेगा गवर्नर एंड ईच 1 और 2 हाउसेस, आइदर 1 और 2 हाउसेस। ये आर्टिकल 168 जो है कंपोजिशन बताता है स्टेट लेजिस्लेचर। हर एक स्टेट के लेजिस्लेचर में इंक्लूड करता है गवर्नर, जो एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। कुछ स्टेट्स में बाई कैमलर लेजिस्लेचर है, जैसे आंध्रा, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में यहाँ बाई कैमलर मतलब 2 हाउसेस है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। बाकी सब स्टेट में यूनिकैमरल है, मतलब सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है गवर्नर का रोल। गवर्नर पार्टिसिपेट करता है फॉर्मली जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं, जो कानून बनाने के फंक्शंस है, जैसे सेशन को समन करता है, 3 सेशंस होते हैं, उसको प्रोग करना है, उसको डिसोल्व करना है असेंबली को, या सेशन को ख़त्म करना है, जैसे होता है ना, एक विंटर सेशन होता है, एक जो है मानसून सेशन होता है, एक बजट सेशन होता है जो समर भी होता है, ठीक है। अब दिस सेटअप बैलेंस करता है कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को बाय अलाउइंग स्टेट्स
फ्लेक्सिबिलिटी इन यूनिकैमरल और बाईकैमरल मॉडल वाइल इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक लॉ मेकिंग। अब प्रायर कंटेक्स्ट अगर लिंक देखें तो आर्टिकल 168 जो है, 168 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फाउंडेशन है फॉर बिल की डिस्कशन के लिए आर्टिकल 200 के अंदर, जहां गवर्नर जो है वो जो है इजाजत देगा लेजिस्लेचर को फॉर दिस स्टेट्स के हाउसेज को, जैसे तमिलनाडु वर्सेस हमने गवर्नर देखा है, गवर्नर जो है केस में। क्योंकि देखो एग्जीक्यूटिव में क्या है, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर। वैसे ही सेंटर में जैसे प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर है। तो ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है। बाकी क्या है, लेजिस्लेटिव पार्ट है, जो में हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, पूरा लोकसभा राज्यसभा, वो एक लेजिस्लेटिव पार्ट है, ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है। लेकिन अगर देखो सेंटर में जैसे प्रेसिडेंट किसके चलता है, क्योंकि वो एक नॉमिनल हेड है, वैसे ही गवर्नर एक नॉमिनल हेड है, ठीक है। तो वो प्रेसिडेंट जो है वो एड और एडवाइस पे चलता है गवर्नर्स की, सॉरी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो बाइंडिंग है, वैसे ही चलना चाहिए गवर्नर को भी। लेकिन गवर्नर वैसे चल नहीं रहे, वो एज ए एक्ट कर रहे हैं एजेंट जो है सेंटर गवर्नमेंट्स के। खासकर वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं जहां पे जो है, जो सेंटर में गवर्नमेंट है, जैसे सेंटर में बीजेपी है और स्टेट में बीजेपी नहीं है किसी में, तो वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जहां पे स्टेट में भी बीजेपी है, सेंटर में भी बीजेपी है, तो वहां बड़ा स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सेंटर का एज ए एजेंट काम करने लग गए। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा दे आर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस, वो इंटरेस्ट जो है फेडरल स्ट्रक्चर का मेंटेन करने के लिए। बट ये प्रॉब्लम्स हैं, देर आर नीड्स हैं, रिफॉर्म्स की नीड है इस गवर्नर के ऑफिस की। खासकर खासकर मुझे लगता है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है उसको शायद और डिफरेंट तरीके से करना चाहिए। अपने विल पे अगर सेंटर जब गवर्नर से अपॉइंट करती है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, आर्टिकल 201 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी वही गवर्न्स द प्रोसीजर व्हेन ए गवर्नर रिजर्व्स ए स्टेट बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन अंडर आर्टिकल 200। तो देखो आर्टिकल 201 क्या है, ये जो है जब गवर्नर जो 200 आर्टिकल के अंदर जो है किसी बिल को, जैसे मैंने बताया अगर हाई कोर्ट के कुछ ज्यूरिस्डिक्शन या किसी पावर्स को कम ज़्यादा करने का जो प्रोसीजर है, जब उस पर कोई स्टेट लेजिस्लेटर बिल बनाती है तो गवर्नर को चाहिए कि वो बिल जो है प्रेसिडेंट को के लिए रिजर्व करे। वो देखेंगे कि क्या मैटर है। तो उस प्रोसीजर को जो है आर्टिकल 200 बताता है कि कैसे गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व करेगा। वहीं आर्टिकल 201 बताता है कि किस तरीके से जो है प्रोसीजर क्या है इस बिल को रिजर्व करने का। ये इंश्योर करता है सेंटर की ओवरसाइट रहे बिल्स पे, जो नेशनल इम्प्लीकेशन है जिसके मैं साथ साथ में मेंटेन करते हुए एक फेडरल बैलेंस। ठीक है, अब एक बिल जो है वो गवर्नर ने रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के पास बिल पहुंच जाता है। अब प्रेसिडेंट के ऑप्शन, अपॉन रिजर्वेशन जो है प्रेसिडेंट मस्ट डिक्लेयर एसेंट, या तो प्रेसिडेंट उस बिल को एसेंट देगा और बिल जो है कानून बन जाएगा, या वो विद होल्ड कर लेगा बिल। ठीक है, फॉर मनी नॉन मनी बिल केसेस में प्रेसिडेंट में इंस्टेड डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न इट टू द स्टेट लेजिस्लेचर विद ए मैसेज फॉर रिकंसिडरेशन विद इन 6 मंथ। या तो प्रेसिडेंट जो है वापस गवर्नर को ये हुक्म देगा कि वो वापस भेजे बिल लेजिस्लेचर में 6 महीने के अंदर अंदर रिकंसिडर करने के। अगर बिल दोबारा से रीपास कर दिया गया लेजिस्लेचर के द्वारा विद और विदाउट अमेंडमेंट, बिल रिटर्न किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। यहाँ गवर्नर का कोई रोल नहीं है। who then cannot withhold his assent indefinitely। अब ये indefinitely अपना एसेंट जो है रोक नहीं सकता, अपनी इजाजत नहीं रोक सकता। दिस लिंक डायरेक्टली टू आर्टिकल 200 विद होल्डिंग और रिजर्वेशन ऑफ पावर एंड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग लाइक तमिलनाडु वर्सेस स्टेट। तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ, अब उसको एसेंट देना ही होगा। तो आर्टिकल 201 जो है ये प्रिवेंट करता है स्टेट लॉज को फ्रॉम कन्फ्लिक्टिंग विद सेंट्रल लॉज और अफेक्टिंग हाई कोर्ट्स पावर विदाउट प्रेसिडेंट स्क्रूटनी, एज सीन इन जजमेंट लाइक द होइस्चेस्ट जो फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार था। ये प्रमोट करता है कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए नेशनल लॉज में अक्रॉस सारी स्टेट्स के। तो ये सारा जो है गवर्नर का इशू था, जिसमें हमने वेरियस चीज़ें पढ़ी, आर्टिकल 200, 160, 201। ये मैं दिखाने के लिए, एक्चुअली आपको समझाने के लिए इतनी चीज़ें पढ़ा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट एक न्यूज़ है, पीएम स्वामित्व
सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम। तो ये एक स्कीम है, न्यूज़ में थी। इसका एम था प्रोवाइड करना है लीगल प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट। प्रॉपर्टी के जो है ना, किसी को की प्रॉपर्टी, उसको लीगल डॉक्यूमेंट भी तो देने हैं कि ये हाँ तुम्हारी प्रॉपर्टी है। तो पटवारी के पास नहीं जाते, तो प्रॉपर्टी कार्ड्स टू रूरल हाउस होल्ड यूजिंग ड्रोन बेस्ड सर्वे करवा कर, है ना, ड्रोन बेस्ड सर्वे मैपिंग के साथ, इंप्रूव टेक्नोलॉजी के साथ, कि ये सेट ऑफ एरिया जो है ये तुम्हारा है। ठीक है, ये लॉन्च की थी 2021 में स्कीम एज ए पायलट। इट एम्पावर करता है ये विलेजेस, गाँव में जहाँ क्लियर लैंड रिकॉर्ड हैं, ताकि वो, अब किसी के पास लैंड रिकॉर्ड्स होंगे वो तो इसके आधार पे वो क्रेडिट ले सकता है कि नहीं। ठीक है, वेलफेयर कर सकता है कि नहीं, एक्सेस टू क्रेडिट एंड वेलफेयर। तो इसके लिए ये अगर पूछा जाए पीएम स्वामित्व स्कीम क्या है, तो सर्वे जो है विलेजेस का और मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया के लिए। ठीक है, ताकि स्कीम का एम क्या है कि उनको एक लीगल प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट दिया जाए, डॉक्यूमेंट्स बनाए जाए कि ये ज़मीन हाँ इसी की है। ओके, अच्छा, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज के बाउंड्रीज इन विलेजेस थ्रू एक्यूरेट जियो टैग्ड मैप। देखो, एक इंसान डिलीनेट है, एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी कितनी है, कहाँ कहाँ तक उसकी बाउंड्री मैप करती है, इन सारी चीज़ों को एक्यूरेटली जो है थ्रू सिस्टमैटिक टेक्नोलॉजी जो है उसे प्रोवाइड किया जाएगा कि ये तुम्हारी ज़मीन है, इसके ये कागजात हैं तुम्हारे। तो इससे क्या होगा, इससे झगड़े कम होंगे, रिड्यूसिंग डिस्प्यूट्स। ठीक है, इनेबलिंग फॉर्मल लैंड टिल्टिंग अडेप्टेड इट्स टारगेट ओवर। तो 6 करोड़ प्रॉपर्टी जो है अक्रॉस 3 लाख विलेजेस में जो है ये किए जा चुके हैं, जो सामित्वा जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं फॉर बैंकिंग स्कीम के लिए, बाकियों के लिए भी, ताकि वो प्रॉपर्टी के आधार पर लोन ले सकता है अपने लिए, और कोई वेलफेयर स्कीम्स का जो है कर सकता है। वो अपना एटलीस्ट राशन कार्ड तो बना सकता है उस एरिया में, वो अपनी वोटर आईडी बना सकता है। ठीक है, वो जो है जो जन धन रोजगार योजनाएं हैं, बाकी जो योजनाएं हैं, उनसे जो है फ़ायदे ले सकता है। वो मनरेगा की जो है स्कीम के थ्रू जो है रोजगार ले सकते हैं, क्योंकि वो इस एरिया में रहता है, वहाँ पे वो अपने जॉब कार्ड्स बना सकता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स। ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिल सकता है बाई टर्निंग इनफॉर्मल जो प्रॉपर्टी राइट्स इनटू लीगल डॉक्यूमेंट, बूस्टिंग रूरल इकोनॉमी हो सकता है, कवर ऑल स्टेट वाया सेंट्रल फंडिंग विद कार्ड्स, इशू करते पोस्ट स्टेट वैलिडेशन, टाइज विद डिजिटल इंडिया फॉर ट्रांसपेरेंट जो है रिकॉर्ड प्रोसेस लिंक्स। तो सामविता स्कीम जो है वो एक बड़ी बड़ी अहम रोल प्ले करती है रूरल इंडिया में, जहाँ पे बहुत लोगों के पास ज़मीनें हैं लेकिन उनके कागजात उनके पास नहीं है। तो ये फॉर्मलाइज करेगी प्रॉपर्टी राइट्स थ्रू ड्रोन सर्वेज होंगे, तो ये ब्रिज करेगी कि जो हिस्टोरिकल गैप है लैंड डॉक्यूमेंट्स का। तो इससे क्या होगा, किसी के पास लैंड डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो उसको इकोनॉमिक पावर मिलेगी ना, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिलेगी, उसके पास प्रॉपर्टी है, वो कभी भी उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो की सिग्निफिकेंस क्या है, ये प्रोवाइड करता है रिकॉर्ड फॉर राइट्स, प्रॉपर्टी कार्ड मिलते हैं। तो 6 करोड़ से ज़्यादा हाउस होल्ड का, 3 लाख विलेजेस में हमने बताया। इससे क्या होता है, वो कोलेट्रल रख सकता है इसको फॉर बैंक लोन, अगर बैंक में लोन चाहिए तो इससे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकता है, वो अपना काम धंधा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन, तो वो बैंक में कोलेट्रल रख के उससे लोन लेकर कोई और काम तो करेगा। अगर वो एक एकड़ ज़मीन इतनी प्रोडक्टिव नहीं है, उससे वो अपना गुजारा नहीं कर सकता। इससे जो है जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ज़मीन के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, वो कम होंगे, क्योंकि प्रिसाइज जियो टैग्ड मैप होगा, उससे यूज है। इससे ग्राम पंचायत की रेवेन्यू बूस्ट होगी थ्रू एक्यूरेट प्रॉपर्टी से। हम लोग अगर प्रॉपर्टीज़ का एक्यूरेटली असेसमेंट होगा तो उससे टैक्स असेसमेंट होगा, ये सपोर्ट करेगा रूरल प्लानिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, तो स्वामित्व स्कीम के बारे में याद रखना, ध्यान रखना ये क्या है। कभी कभी एक सिंगल वर्ड में भी आ सकता है, कभी कभी स्वामित्व की जो है फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, कभी कभी ये पूछा जा सकता है इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, तो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। अच्छा, मेजर चैलेंजेस अगर देखें तो इम्प्लीमेंटेशन डिले, क्योंकि स्टेट लेवल वैलिडेशन प्रोसेस बड़े स्लो हैं। डेटा जो है बड़े डिस्पेंसरीज हैं, लीगलसी के रिकॉर्ड से हिंडर करती है फुल रोल आउट। ड्रोन सर्विस के लिए रिमोट और टेरेन चैलेंजेस हैं, क्योंकि एरियाज़ जो हैं वो अलग अलग जगहों पे हैं। फिर लोगों को लो लिटरेसी रेट भी है, डिजिटल लिटरेसी पर कार्ड को कैसे यूज़ करना जो बना के देंगे। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी हैं बहुत सारे। ठीक है, कोई स्विफ्ट जो है ऐसा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं बना हुआ।
ठीक है भाई, 2025 जो है 5 साल हो जाएंगे, 2.9 लाख विलेजेस सर्वे हो चुके हैं, 1.06 लाख कार्ड इशू हो चुके हैं। तो सेंट्रल फंडिंग के साथ हो रहे हैं, पीआरआई इन्वॉल्वमेंट है, एड्रेस गैप्स, टाइंग इनटू जो आत्मनिर्भर का गोल है हमारा, उसके साथ जो है ये सारी चीज़ें लिंक कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक ही चीज़ है कि स्वामित्व क्या है, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स कैसे यहाँ पे करे किए जाएंगे, टेक्नोलॉजी का कैसे इन्फ्यूजन होगा, ठीक है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स। ओके, कितने साल हो चुके? 5 साल, 2025 में, 2020 में आया था। तो ये थी दूसरी चीज। तीसरी पढ़ते हैं, तीसरी है कि लोकसभा डिप्टी स्पीकर पोजीशन है रिमेन्ड वैकेंट सिंस मई 2021, स्पैनिंग द इंटायर 70th जो है लोकसभा 2019 से 24 एंड कंटिन्यूइंग इन द 8th लोकसभा एज ऑफ फरवरी 2026। जो डिप्टी स्पीकर है, देखो एक तो स्पीकर होता है, ठीक है, एक डिप्टी स्पीकर है, जब स्पीकर नहीं है तो उसकी जगह डिप्टी स्पीकर बैठेंगे। डिप्टी स्पीकर की जो जो पोजीशन है, जो ऑफिस है, वो 2019 से खाली है, जो भरा ही नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या मैंडेट करता है? आर्टिकल 93 ये कहता है रिक्वायर द लोकसभा कि वो इलेक्ट करेगा एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर एज सुन एज मे बी आफ्टर द इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 तो कहता है कि लोकसभा में एक स्पीकर होना चाहिए, एक डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब ये प्रोलॉन्ग्ड वैकेंसी जो है कहीं ना कहीं इस आर्टिकल को ब्रीच करती है, क्योंकि आर्टिकल 95 कहता है कि स्पीकर के एब्सेंस में जो है वो डिप्टी स्पीकर जो है वो बैठेगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप होल्ड करेंगे पार्लियामेंट्री न्यूट्रलिटी। अब रीजन इस डिले का ये है, पॉलिटिकल कन्वेंशन ट्रेडिशनली जो है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोई मैंडेट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज बना हुआ था कि जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है वो दी जाएगी अपोजिशन पार्टी को, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें 2019 के बाद नहीं हो रही, ठीक है। उसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो सकती है, अंडरमाइन करता है हाउस की फंक्शनिंग ड्यूरिंग, अगर स्पीकर एब्सेंस है, वो इल है, वो कुछ भी है, तो अब हाउस में कौन प्रिसाइड करेगा? क्योंकि ठीक है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करता, लेकिन वो नहीं, कहीं ना कहीं ये क्या ऑपोजिशन का ट्रस्ट इरोड कर, पैनल आए जो है, जो कुरेन जोसेफ कमेटी है 2026 में, इसने अर्ज की एक टाइमलाइन के एक वक्त बताया जाए, ठीक है, कि इस वक्त के अंदर हम डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करेंगे, बट गवर्नमेंट का ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, जबकि डिमांड्स बहुत थी रिफॉर्म की, नहीं किया गया, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, तो ये था डिप्टी स्पीकर के बारे में एक न्यूज़ के इतने अरसे से जो है वो डिप्टी स्पीकर को जो है वो इलेक्ट नहीं किया गया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 मैंडेट भी करता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होने चाहिए, समझे, वही आया, लेकिन चलो अब क्या कर सकते हैं हम, हमारे हाथ में थोड़ी, हमने तो पढ़ना है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिपीटेडली लगातार कंडेम्ड किया है स्पीकर को फॉर प्रोलॉन्ग्ड इन एक्शन ऑन डिफेक्शन पिटीशन अंडर जो शेड्यूल 10। This stems from cases like the Telangana BRS MLA's defection, whereas delay undermined anti-defection laws enforcement. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एंटी डिफेक्शन, में समझाऊंगा एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, और शेड्यूल 10 के अंदर कि स्पीकर क्यों नहीं जो है कोई एक्शन ले रहा, अगर किसी ने डिफेक्ट किया, जैसे BRS MLA's जो है डिफेक्शन हुआ तेलंगाना में, तो उसके ऊपर सुप्रीम जो है स्पीकर ने एक्शन क्यों नहीं लिया। की जुडिशियल रिबुक देखते हैं, अप्रैल 2025 जस्टिस गवैया और जो मैसाई था, उन्होंने जो है स्पीकर को बहुत डांटा, क्योंकि उन्होंने द 10th शेड्यूल को एक डेड लेटर की तरह बना दिया है, asserting courts duty on article 142 to mandate timeline when speakers remain indecisive. They reject claim of judicial powerlessness, citing precedent like जो है केशम जो है मेघा चंद्र सिंह 2020। अब जो है डिफेक्शन का जो है ना, वो फाइनल डिसीजन होता है स्पीकर का कि अगर किसी ने डिफेक्ट किया है या नहीं। मैं बताऊंगा डिफेक्शन क्या होता है, आगे चलते हैं। देखो 10th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो ऐड किया गया था 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 में, इनेक्टेड द एंटी डिफेक्शन लॉ टू कर्ब पॉलिटिकल डिफेक्शन एंड इंश्योरिंग लेजिस्लेटिव स्टेबिलिटी। क्या है
10वां शेड्यूल आता है 1985 में 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के तहत कि डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई की जाएगी अगर कोई मेंबर वॉलेंटरली गिव अप पार्टी मेंबरशिप, पार्टी की मेंबरशिप जो है अपनी मर्जी से देगा, ठीक है, वॉलेंटरी छोड़ देगा पार्टी को, या वोट या अब्सटेन करेगा पार्टी की विप के अगेंस्ट विदाउट जो है कॉनोडेशन विद इन 15 डेज। अगर पार्टी ने एक विप जारी की है कि हमने जो है इस बिल पे जो है एब्सटेन करना है सबने, और वो वोट कर देता है, अगर हमने पार्टी ने कहा है कि हम जो है इस बिल के खिलाफ वोट करेंगे, वो उस बिल के साथ वोट कर देता है, या वॉलेंटरी कोई मेंबरशिप अपनी पार्टी की छोड़ देता है, तो उस पर लगेगा। और इफ एन इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो ज्वाइन करेगा किसी भी पार्टी को पोस्ट इलेक्शन, तो स्पीकर या चेयर डिसाइड पिटिशंस, decisions treated as parliamentary procedures subjected to judicial review on natural justice ground। अब देखो, जब ये सारी हरकतें कोई करेगा तो कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा, तो स्पीकर का फैसला होगा क्या इसने डिफेक्शन की है कि नहीं। अगर की है तो उसे जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये डिफेक्शन लॉ था। इससे क्या होता था, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे, दूसरी थी इसकी तरफ नहीं आएंगे, इस पार्टी की हर बात मानेंगे, ऐसा कुछ होता है। मतलब एक्सेप्शन और अमेंडमेंट देखो, 95 जो है अमेंडमेंट एक्ट 2003 का आता है, ये रिमूव करता है स्प्लिट या फिर मर्जर का एग्जेम्पशन। प्रीवियसली जो था 1/3 स्प्लिट प्रोटेक्टेड, नाउ फुल पार्टी मर्जर 2/3 सेव मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स ज्वाइनिंग पार्टीज आफ्टर 6 मंथ इज ऑल्सो फेस डिस्क्लिफ जो है डिस्क्वालिफिकेशन। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ, वो भी डिस्क्वालिफिकेशन फेस करता था। मर्जर का ये कंसेप्ट था कि 91 में आए कि अगर 1/3 जो है, अगर पार्टी के मेंबर जो है वो किसी दूसरी पार्टी को जाके ज्वाइन कर लें, तो उसको जो है डिफेक्शन को जो है हटा दिया गया था कि इस पर डिफेक्शन नहीं लगे। अब तो फुल पार्टी मर्जर हो गया कि 2/3 मेजोरिटी मेंबर्स जो है, ठीक है, अगर वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी को ज्वाइन करेंगे तो उन पर डिफेक्शन नहीं लगे, ठीक है। अब जुडिशियल इवेल्युएशन हुआ तो किलोटा जो होलोहन 1992 का, वो अप हेल्ड किया उसने वैलिडिटी, बट मेड स्पीकर डिसीजन रिव्यूएबल। पहले था एब्सोल्यूट, अब जो है सिटीजन का जो जो स्पीकर का डिसीजन है इन केस ऑफ डिफेक्शन के किसी ने किया है या नहीं, अगर कोई अपील करता है स्पीकर को, वो उस चीज़ में तहकीकात करता है कि हाँ इसने डिफेक्शन किया है या इसने नहीं किया है, तो अब वो रिव्यू हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रिबुक 2025 कंडेम्ड डिलेस मैंडेटिंग के एक टाइमलाइन दी जाए आर्टिकल 142 के अंदर, एज इन जैसे तेलंगाना के केस में है, लिंकिंग टू स्पीकर वैकेंसीज के इश्यूज भी आते हैं उसमें, कि स्पीकर को एक टाइमलाइन देनी चाहिए कि इतने टाइमलाइन के अंदर वो बताएगा कि इसने डिफेक्शन किया है नहीं किया है, अगर किया है तो क्या फैसला है। समझे? तो ये एंटी डिफेक्शन है, 10th शेड्यूल में आता है, याद रखना। 1985 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जब 52nd उसके अंडर आया था, ठीक है। ओके, कुछ चीज़ें याद रखने की यही है। 91 का अमेंडमेंट भी याद रखना जो 2003 में आया था, स्प्लिट और मर्जर का जो है एग्जेम्पशंस, वो भी याद ध्यान में रखना। नेक्स्ट है न्यूज़ है, यूएस इंट्रोड्यूस ए रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने इन अर्लियर 2025 फीचरिंग कि 10%, मतलब इस पूरे को मैं ये समझाता हूँ। रेसिप्रोकल जो है टैरिफ प्लान क्या है, कि यूएस ने क्या किया, जैसे अनाउंस अराउंड लिबरेशन डे के इम्पोज रेसिप्रोकल रेट मैचिंग और एक्सीडिंग फॉरेन टैरिफ, जैसे 25% उसने जो है मैक्सिको और कनाडा पे लगाया, 34% चाइना पे, 25% जो है इंडिया पे, लेटर जो 18% रिड्यूट किया। तो इस तरीके से लाइक 10 से 19% जो है कैप अर्जेंटीना, बांग्लादेश और ताइवान पे, इन्होंने जो है इतना जो है वो क्या लगाया, टैरिफ्स लगाए। टैरिफ्स क्या होता है कि कोई किसी जगह का सामान जो है तुम्हारे यहाँ आ रहा है, तुम उस पे लगा रहे, मतलब अगर कोई चीज़ इंडिया की जो है वो यूएस में जा रही है, यूएसए में जा रही है इंडिया से, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया से कार जा रही है यूएस में, तो इस कार पे 35% टैक्स लगाया जाएगा जितने की ये कार, या मतलब अभी जो 18% लगाया जाएगा। इससे क्या होगा कि लोग जो है ये फॉरेन कार इंडिया की कम खरीदेंगे और यूएस की ज़्यादा खरीदेंगे। समझे?
तो इस तरीके का एक चीज़ लगाई गई, एक रेसिप्रोकल, ताकि हमारे यहाँ की प्रोडक्टिविटी इस तरीके से हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, इस तरीके से हम जो है इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बड़ा ही अफलातूनी सा मामला है, पूरी दुनिया पे अगर टैरिफ लगाओगे फिर वो नहीं लगाएंगे क्या तुम पे? बट चलो, जैसा उनकी मर्जी है, जैसा वो करना चाहे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो पहलगाम में अटैक हुआ ना, जो मिलिटेंट अटैक हुआ था पहलगाम 2025 में जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे 26 लोगों की मौत हो गई, इंक्लूडिंग टूरिस्ट जो थे। तो इंडिया की कैबिनेट ने क्या किया, जो ऑन सिक्योरिटी है, उन्होंने डिसाइड किया कि टू प्लेस द ट्रीटी इन एबियंस। कौन सी ट्रीटी? जो ट्रीटी थी, इंडस वैली ट्रीटी है, सॉरी, इंडस रिवर की जो ट्रीटी थी, उसको जो है कुछ देर के लिए, मतलब विद इमीडिएट इफेक्ट में, मतलब सस्पेंशन कर दिया। जैसे उसके रिवर रिलेटेड डेटा शेयरिंग, या कमिश्नर्स की जो मीटिंग होती थी, या प्रोजेक्ट्स कोई बना रहे हैं उस पर नोटिस, अंटिल पाकिस्तान क्रेडिबल एंड इरिवोकेबल स्टॉपिंग, जब तक कि वो क्रॉस बॉर्डर्स टूरिज्म को जो है वो सपोर्ट करना बंद नहीं कर देते, तब तक जो है जो इंडस रिवर ट्रीटी है उसको जो है रोक के रखा जाएगा। अभी करंट स्टेटस देखें तो ट्रीटी जो है, ये ट्रीटी रिमेन सस्पेंडेड एज ऑफ जो है फरवरी 2026 तक। अभी तक अगर हम बात करें तो ये ट्रीटी सस्पेंडेड है। जो इंडिया जो है एक्टिवली इंप्लीमेंट कर रहा है मेजर्स, जिससे जो है क्या कर रहा है, डाइवर्ट किए जा सके वाटर्स विद इन इट्स राइट्स, सच है। जैसे रिवर का जो रिवर रावी रिवर है जो फ्लो करती है पाकिस्तान को, उसका एक्सेस जो है उसको ब्लॉक कर किया जा रहा है बाई मार्च 2026 बाया प्रोजेक्ट। जैसे शाहपुर कंडी जो डैम है, वैसे डैम्स बनाकर इंडिया रिफ्रेम कर रही है अपना स्टांस, जो यूएन में था इन जनवरी 2026 में भी। लिंकिंग के रिस्टोरेशन को, पाकिस्तान के साथ इस ट्रीटी को दोबारा रिस्टोर करने के लिए पाकिस्तान को टूरिज्म, जो टेररिज्म है उसकी सपोर्ट को बंद करना पड़ेगा। जो टेररिस्ट्स को ये पैसा देते हैं, जो आतंकवाद फैलाने के लिए कश्मीर में, बाकी एरियाज में, इनको बंद करने के लिए, ठीक है। पाकिस्तान डिस्प्यूट्स द सस्पेंशन। ऑब्वियस ही बात है कि इसका सस्पेंशन होगा तो पाकिस्तान नाराज ही होगा। क्लेम के ट्रीटी जो है वो ऑपरेशनल पर जो है आर्बिट्रेशन रूलिंग्स एंड व्यूज वाटर रिस्ट्रिक्शन एज एक्ट ऑफ वॉर, और कहता है कि पानी को रोकना जो है वो एक किस्म का एक्ट ऑफ वॉर है, ठीक है। अब जो है, अब बैकग्राउंड और कुछ इसकी बाकी चीजें देखते हैं। इंप्लीमेंटेशन देखो, ये ट्रीटी जो है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये 1960 में जो है ये साइन की गई थी। किसके द्वारा? कौन मीडिएटर कौन था इनके बीच में? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के ट्रीटी एलोकेट करती ईस्टर्न रिवर, जैसे रावी, ब्यास और सतलुज, वो इंडिया को देती है। और वेस्टर्न रिवर्स जो है, जो ऊपर की तरफ है, जो वेस्ट की तरफ है, जैसे इंडस जो लद्दाख में है, झेलम जो कश्मीर में, चनाब जो जम्मू रीजन में है, ये जो है, ये 3 रिवर का पानी जो है वो पाकिस्तान को। तो अपर 3 जो है पाकिस्तान को, लोअर 3 जो है रावी, ब्यास, सतलुज जो पंजाब में है, के एरियाज में है, ये जो है इंडिया की तरफ है। हम इस पे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इसका वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सब कुछ है। और वो जो है वो 3 यूज करेगी, ठीक है। इंडियाज एक्शन साइटेड चेंज्ड सर्कमस्टांसेस, जैसे क्लाइमेट चेंज है, डेमोग्राफिक है, टेररिज्म जैसी चीज़ें हैं, एज वोलेटिंग द ट्रीटीज गुड फेथ स्पिरिट। तो इंडिया ने जो है, ऑब्वियसली बात है, एज ए वेपन तो यूज़ हुआ है इन द पास्ट भी, जैसे ब्रह्मपुत्रा को एज ए वेपन यूज़ करती है चाइना, तो इंडिया ने भी कहा। तो ये एस्केलेटेड जो टेंशंस है विद इंडिया प्लानिंग कैनाल्स टू रीडायरेक्ट वाटर डोमेस्टिकली एंड पाकिस्तान सीकिंग इंटरनेशनल इंटरवेंशन, नो रिस्टोरेशन हैज अकर्ड डिस्पाइट पाकिस्तान प्ले। अब इंडिया जो है वो इसका पानी जो है रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना इंटरनली अपनी कंट्री में, डोमेस्टिकली जो है कैनाल्स, डैम्स बनाकर, जो है पावर प्रोजेक्ट्स बनाकर। वहीं पाकिस्तान जो है अब बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो है इंटरनेशनली जा रहा है, जो है यूएन में जा रहा है, कंप्लेंट्स कर रहा है, वर्ल्ड बैंक को बता रहा है, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है, ठीक है। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये 1960 में साइन की गई थी। अगर बोल रहे इनका मीडिएटरी कौन था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो हम लोगों को कहना है कौन था? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। कौन कौन सी रिवर्स को? ऊपर रावी, ब्यास, सतलुज इंडिया को, और इंडस, झेलम और चनाब जो है वो पाकिस्तान को देता है इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। तो पाकिस्तान डिक्लेयर्ड इन अप्रैल 2025, इससे रिलेटेड न्यूज़ एक और है, जो जो पहलगाम टेररिज्म अटैक हुआ उससे जो वेरियस जो है इनके जो आपस में जो चले हैं बातें, उनके ऊपर है कि पाकिस्तान ने 2025 में कहा कि ये जो है इट वुड होल्ड एबियंस ऑल बायलेटरल एग्रीमेंट, जितने भी बायलेटरल एक दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो सारे के सारे जो है रोक देगा, इंक्लूडिंग यहाँ तक कि 1972 का शिमला एग्रीमेंट।
दिस वाज डायरेक्ट रिस्पॉन्स, जो इंडिया का इंडस वाटर ट्रीटी को जो इंडिया ने जो है रोका, जो उसको स्टॉप किया, इसलिए अब पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए कहा कि हम शिमला एग्रीमेंट जो है, जो शिमला एग्रीमेंट है 1972 का, उसको भी हम लोग रोकेंगे, फॉलोइंग जो टेररिज्म अटैक हुआ, जो 26 लोगों की डेथ हुई, जो टूरिस्ट लोगों की। अच्छा, पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, चेयर्ड बाय जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, अनाउंस किया ऑन द मूव ऑन अप्रैल 23-24-25 में, साइटिंग इंडिया का जो रेकलेस बिहेवियर है, alleged fomenting a terrorism in पाकिस्तान एंड नॉन अडेरेंस टू यूएस का रेजोल्यूशन जो है, जो यूएन का रेजोल्यूशन है कश्मीर का, स्टेटमेंट जो है स्पेसिफाइड सस्पेंडिंग एग्रीमेंट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, सिर्फ शिमला एग्रीमेंट नहीं, बट और भी बहुत सारी जो है, जितने भी जो बायलैटरल टाइज थे हम एक दूसरी कंट्री के साथ ख़त्म कर रहे हैं आज, जब तक कि इंडिया जो है वो अपने तौर तरीके नहीं बदलेगा, ये पाकिस्तान कहते हैं। और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने ये भी कहा कि इंडिया का जो वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन है वो एक किस्म का एक्ट ऑफ वॉर है, ठीक है, दूसरे कंट्री पे जो है जंग घोषित करने जैसा है। अच्छा, अकम्पनिंग मेजर देखो, पाकिस्तान इम्प्लीमेंटेड टिट फॉर टैट एक्शन अलोंग साइड डिक्लेरेशन, इन्होंने वाघा अटारी बॉर्डर जो है वो बंद कर दी फॉर ऑल ट्रेड एंड ट्रांजिट, जहाँ से इंडिया के जो ट्रेड्स होते थे, वाघा बॉर्डर है ना, थी ना। अच्छा, बैनिंग इंडियाज एयरलाइंस फ्रॉम इट्स एयर स्पेस, हमारे इंडिया जो पाकिस्तान के एयर स्पेस से कोई भी इंडियन एयरलाइंस जो है वो क्रॉस नहीं होगा। अच्छा, रिड्यूसिंग जो है इंडिया के हाई कमीशन के जो स्टाफ थे इस्लामाबाद में टू 30 कम कर दिए, 30 कर दिए, और एक्सपेलिंग मिलिट्री जो अटैची, जितनी भी मिलिट्रीज अटैची थे उनको भी हटा दिया वहाँ से। अच्छा, इन्होंने सस्पेंड कर दिया सार्स को, सार्स के जो वीज़ा थे एग्जेम्प्टिंग इंडियंस फॉर इंडिया, इंडिया को हटा दिया इससे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की। तो एज ऑफ 2026 का भी अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें सस्पेंडेड है अभी तक। वाघा बॉर्डर से कोई ट्रेड नहीं हो रहा, इंडियन एयरलाइंस बैन है उनके एयर स्पेस से, हाई कमीशन को कम कर दिया, सार्स के वीज़ाज़ को सस्पेंड कर दिया इंडिया के लिए, ठीक है। तो अफेक्ट एंड ऑन गोइंग टेंशन एंड विद नो फॉर्मल जो है एब्रोगेशन कंफर्म डिस्पाइट अर्लियर स्टेटमेंट, पाकिस्तान लेटर क्लैरिफाइड ऑन जून 2025 दैट नो फाइनल डिसीजन वाज मेड टू स्क्रैप द पैक्ट्स लाइक शिमला, बट प्रैक्टिकल मेजर्स जैसे बॉर्डर एयर स्पेस क्लोजर परसिस्ट, और जो मिरर जो इंडिया के ऑन गोइंग, जैसे इंडिया ने इंडस वैली टेरिटरीज को जो बैन किया, तो पाकिस्तान ने भी उसके जो है रिस्पॉन्स में ये सारी चीज़ें की। अब शिमला एग्रीमेंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जो शिमला एग्रीमेंट था ये साइन हुआ था 2 जुलाई 1972 में शिमला में। ये जब एक बायलैटरल पीस ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, 1971 की जो जंग हुई थी जिसमें बांग्लादेश जो है उसको, जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश क्रिएट किया गया 1971 में पाकिस्तान से अलग करके। इसके बाद जो है ये 1972 में जो है शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जो एक पीस ट्रीटी। इसमें पोस्ट वॉर नेगोशिएशन हुई थी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बीच में और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो जुल्फकार अली भुट्टो के बीच में, ठीक है। इंडिया हेल्ड ओवर 90,000 जो है पाकिस्तानी पीओडब्ल्यूज थे, पर्सन ऑफ, और बहुत सारी कैप्चर्ड टेरिटरीज भी थी। यूजिंग दीज लेवरेज जो है बायलेटरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करके, जैसे यूएन को इन्वॉल्व करके जो है ये एग्रीमेंट किया गया था। इसके कुछ की प्रोविजंस थे, कुछ कुछ खास चीज़ें थी इसमें कि दोनों नेशंस जो है वो पीसफुल नेगोशिएशन करेंगे, जितने भी एक्सक्लूडिंग किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा क्रिएट करने के लिए, कोई तीसरा इंसान भी आगे बात नहीं, ये दोनों आपस में जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है क्या समझौता करेंगे। दूसरी थी सीज फायर लाइन जो है इन जम्मू एंड कश्मीर वो फॉरलाइज गई एज ए लाइन ऑफ कंट्रोल, दोनों जगह में जो थी पाकिस्तान की कश्मीर उसे लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो घोषित किया, और दोनों तरह से इसको बिना किसी चेंजेस के मानना पड़ेगा। अच्छा, फोर्स टू टेरिटरीज, तो जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जो एरियाज तब एक दूसरे ने जो हथियाए थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गुजरात में या बांग्लादेश में या कोई भी रीजन है, तो वो इस कंट्री को दोनों वापस, ठीक है। तो ये अब बात ये कि पाकिस्तान का जो सस्पेंशन था, जो 1972 का शिमला ट्रीटी का जो अप्रैल 2005, वो एक सिग्निफिकेंट, एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन इंडिया पाकिस्तान पे इंडिया को। अब देखो, मूव रिमूव्स बायलैटरल कंस्ट्रेंट ऑन लाइफ जो लाइन ऑफ कंट्रोल मानने की हुई थी, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, जो लाइन ऑफ कंट्रोल बन चुकी है कश्मीर रीजन में, कंट्री नहीं करे तो अब ये चीजें जो है शिमला एग्रीमेंट वही नहीं हो सकती मजबूती से जाता है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड वो लोग, इंक्लूडिंग जो है पोटेंशियल कंसोलिडेशन, क्योंकि हिस्ट्री का वोलेशन ही नहीं होगा, जबकि ट्रीटी तो टेम्परेरी सस्पेंडेड है। तो कहीं ना कहीं ये कमजोर करती है पाकिस्तान जो पूरा गवर्नर, और
और ये कहीं ना कहीं इंडिया को ये जैसी जो स्वर्निटी को जो है हमारे स्वर्निटी को क्या करते हैं, वोलेट करते हैं, इंफ्रिंजमेंट ऑफ स्वर्निटी है कि नहीं? क्योंकि हम कहते हैं जो पीके पाकिस्तान चीन वो हमारे अटूट है, तो कैसे चाइना पाकिस्तान के लिए वहां पे डाल सकता है, कोई प्रोजेक्ट्स बना सकता है, ठीक है। अब पाकिस्तान के लिए रिस्क भी है कि जब आप जो एलो जो है तो पाकिस्तान ने कहीं खुद इनवाइट कर रही है एस्केलेशन, इस डिप्लोमेटिक तो खत्म नहीं करेंगे, और यहाँ पे थर्ड गवर्नमेंट जो है जो पिछले 11 दिन के द्वारा भी वो बोल सकता है कि आपने तो एलो जो जो मुद्दा था जिसको शिमला एग्रीमेंट जैसे है वैसे आपने करके तो हम तो वो हटेंगे। अच्छा, रिलेशन बिटवीन जो रिमेन फ्रोजन बॉर्डर अगर ब्रॉडर इम्पैक्ट करे तो रिलेशन बैन है, कोई ट्रेड सकता, ऊपर से झगड़ी का जो एक्विजिशन है, तो इसी पे पीस ऑफ निगोसिएशन का कोई जगह बची नहीं है कि नहीं? अगर हम इन जनरल देखें जो इंडिया ने और पाकिस्तान ने 1947 से जो एग्रीमेंट अपने डिस्प्यूट्स पीस प्रमोट करने के लिए, कोऑपरेशन प्रमोट करने के लिए, वो हम देते हैं। जो पहलगाम अटैक, इंडस वाटर ट्रीटी थी जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है इन दोनों जो था जम का जो है, फिर जो है तशकींत जो एंडिंग जो 1995 का जो थी उसको खत्म करने के लिए और कमिट करने के लिए कि ट्रूप्स का विड्रॉल होना चाहिए, पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए, कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई चीज़ चाहिए, जंग से हल नहीं। ये था एग्रीमेंट के बारे में जो की जंग के बाद हुआ था। तस्किंत डिक्लेरेशन 1965 की बाद 1960 वाटर ट्रीटी हुई थी, वाटर ट्रीटी 1960 एग्रीमेंट हुआ था जो कि बांग्लादेश को जो आज़ाद करवाया 1971 की जंग के बाद। एग्रीमेंट न्यूक्लियर 1980 में प्रोहिबिट अच्छा ये 80 में हुआ था न्यूक्लियर कि हम दूसरे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक नहीं करेंगे। 1999 में जो है लाहौर डिक्लेरेशन वो न्यूक्लियर टेस्ट बिल्डिंग मिल रही है, अच्छा मिसाइल जो है टेस्ट कश्मीर चीज़ों में ये हो 1999। तो कुछ ये मेजर वैली कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि पाकिस्तान के साथ ये किस क्रोनोलॉजी में हुआ, पहले कौन हुआ, पहले शिप एग्रीमेंट हुआ, फिर इंडस हुआ, फिर 1960 में इंडस वैली टस्कन डिक्लेयर 1966 में लाहौर डिक्लेयर ये हुआ 1999 में, और न्यूक्लियर हुआ था रखने के वो कैसे चैनल को जो है मिलते हैं ऑन 1/2025 जो है मींस 5 इयर्स ऑफ टाइज बिटवीन इंडिया चाइना के बीच 75 साल हुआ है क्या, हमारे दोनों डिप्लोमेटिक जो है टाइज का जो है। अब शी जिनपिंग के कांग्रेचुलेशन मैसेज कहा हुआ है, और इन्होंने ड्रैगन एलिफेंट टैंक नाम दिया, इन्होंने सिंबलाइज हार्मोनिक्स की तरह खुशहाली का जो पार्टनरशिप है दोनों नेशंस के बीच में। हालांकि कितना है वो तो हमें उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश की डिस्प्यूट से तो पता ही है, बॉर्डर डिस्प्यूट से, बट ओवरऑल हमारे ट्रेड्स अच्छा है, चाहे चाइना का जो है 2 ट्रेड सरप्लस है वो अलग बात है। मेटाफर एक्सप्लेन देखो, शी ने हाथी है और दोनों डांसिंग टुगेदर, तो इसे स्ट्रेटेजिक ऑपरेटिव ग्रोथ है जो ग्लोबल साउथ इंडिया है अर्लियर यूज लाइक 2004 जो रिमार्क ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन डांस टुगेदर एम्फसाइज पीसफुल कंपटीशन है हमारे और रिवलरी दोनों की। तो मैसेज गेम 2024 में मोदी 2024 कजान में सीओ में हुई 2023 में हुई, जिससे पेट्रोल और जो है एंगेजमेंट लद्दाख में भी हुई, बॉर्डर मैनेजमेंट बात हुई, तो शी ने जो है रिटेटेड दिस इन रिपब्लिक डे 2026 ग्रीटिंग हाईलाइट किया कि हमारे टाइप जो है वो इंप्रूव हो रहे हैं। अगर हम इंडिया चाइना का जो है रिलेशन तो वो हो जाता है इमेंस इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिक्स। इंडिया और पाकिस्तान इंडिया चाइना का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया की जो है टू मोस्ट पॉपुलस नेशन है, सबसे ज्यादा आबादी है पूरी दुनिया में, दोनों फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, और कहीं ना कहीं अगर इनकी पार्टनरशिप ना ग्लोबल पोलैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी है, देखो बायलैटरल 1.5 ट्रिलियन है 2025 में एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में पुश कर टाइज थ्रू बॉर्डर ट्रेड, जैसे लेपू लेक से बॉर्डर ट्रेड हो रहा है, नथुला पास से, इन जगहों से दोबारा से बॉर्डर ट्रेड जो है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग जो है जो गोल है वो भी लीडिंग चाइना का जो ग्लोबल साउथ आउटरीच है, तो इंडिया ट्रेड डेफिसिट चाइना में कंपटीशन तो अमेरिका भी नहीं कर पा रहा, वो बहुत सरप्लस है, हम वहाँ से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना। जो बॉर्डर और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ, क्योंकि गलवान में जो 2025 सिंगल जो पेट्रोलिंग पैक्ट मोदी और शी के बीच में डी एंगेजमेंट की, डी एस्केलेशन की, डी इंडिया है, तो बीच में ऑपरेशन होनी चाहिए ताकि जो एशिया की कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो सके। और अगर ग्लोबल और रीजनल इन्फ्लुएंस की बात करें तो हम दोनों जो है ब्रिक्स और एससीओ के पार्टनर्स भी हैं, हम क्लाइमेट चेंज हमारे
हम जो है काउंटरिंग जो वेस्टर्न के जो टैरिफ्स वो चाहेंगे हम पे लगे, ईस्ट पे, एशिया पे, उसमें मुल्क के साथ है, ठीक है। एंड साउथ साउथ सॉलिडारिटी में भी शी का जो ड्रैगन एलिफेंट टैंगो है सिग्नल करता है कहीं ना कहीं कि अच्छे रिलेशनशिप फ्यूचर में हो सकते हैं, क्योंकि यूएस की जो अनसर्टेनिटी है, जो उनकी जो टैरिफ हैं, वो कम क्लोजर, ठीक है। अगर रिलेशन की बात करें तो डिस्पाइट जो बड़े से डिप्लोमेटिक टाइज होने के बजाय जो प्राइमरी रिवॉल्व करते हैं, हमारे जो एक्चुअल मसला है disputes में, चाहे वो चल में है, चाहे वो लद्दाख में है, उसकी वजह से मिसट्रस्ट कि एक साल से भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बॉर्डर डिस्प्यूट भी, जैसे अनरिजोल्व जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है की टेंशन है, इंक्लूडिंग जो 2020 में गलवान में हुआ, उससे पहले जैसे शाम वैली में जो हुआ, इगली जो पाकिस्तान ने जो है चाइना को जो 1963 में दी, ठीक है। जो लैंड जो सियाचिन के पास के एरियाज है, उससे कहीं ना कहीं जो है हमारी जो थ्रेटन हो स्टेबिलिटी हो, जो हम हमारी स्वर्गनीति है वो भी वॉयलेट होती है। वहीं चाइना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रोस और सियाचिन की कहीं ना कहीं टू फ्रंट रिस्क इंडिया के लिए भी, प्लस सी पैक है जो उस पर भी हमारा जो है झगड़ा है कि वो हमारी स्वर्गनीति है, जबकि पाक और कश्मीर जो है वो हमारा है। हाउ कैन यू बिल्ड समथिंग विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम अस? तो ये हमारा जो है एक सीसो रिलेशनशिप, ठीक है। तो इकोनॉमिक बस 80 बिलियन डॉलर जो है इनमें डिस्प्यूट रशिया के साथ जो इतना एक्सपोर्ट किया, एग्रीकल्चर सोर्स में भी जो है डोमिनेंस रिस्ट्रिक्शन भी की है, हमने पोस्ट बांधने से जो है बैलेंस भी जो है कम हो रहा है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यूएस हैव ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड, बट इंडिया हैव नेवर बीन एनिमी। We always considered to enemy with Pakistan, and we always considered our true friends somewhere else. We have never looked or never trusted that much to build a strong relationship. So हमारा 50-50, ना तो अच्छे दोस्त हैं ना अच्छे दुश्मन, ठीक है। तो ये इंडिया चाइना का थोड़े रिलेशनशिप का, उसमें बहुत सारे मल्टी बॉर्डर इश्यूज हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि जो है बिमस्टेक में जो हुई है वो अकर्ड ऑन 4 अप्रैल 2025 में बैंकॉक हुई, थाईलैंड, अंडर द नेम अंडर द थीम के बीमस्टेक्स प्रोस्पेर रेजिलिएंट ओपन। जो बिमस्टेक समिट है 4 अप्रैल 2025 में कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड में। थीम क्या थी? बीमस्टेक प्रोस्पेर रेजिलिएंट एंड ओपन। की आउटकम जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया, अनाउंस किया कि एक्शन प्लान डिजास्टर मैनेजमेंट में एनर्जी है, डिजिटल स्ट्रक्चर है, सपोर्ट करे फॉर एलडीसीज, भूटान नेपाल है, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पैक्ट है, फिर मैंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइड किया गया आईआरओ के साथ, यूएनओडीसी के साथ। तो ये सारे की गई। अगर हम देखें भीम स्टैक में कौन सी कंट्री, ठीक, भीम स्टैक जो है बांग्लादेश है, ओके, फिर भीम स्टैक में भूटान है, म्यांमार है, इनकी कैपिटल्स आगे दी हुई हैं, ठीक है। लीडिंग सेक्टर अगर बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश किस में लीड कर रहा है? ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, जो है इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इन्वायरमेंट, जो जो जिन जिन क्षेत्र में जो है बीस कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वहीं म्यांमार जो है एग्रीकल्चर और फूड में, नेपाल जो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है हमारा, अच्छा नेपाल के साथ, फिर नेपाल है श्रीलंका टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, फिर तो ये बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ओके। अच्छा बीम स्टैक जो है स्ट्रगल्ड, struggled with जो है political and economic hurdles that slow regional interaction despite its strategic Bay of Bengal focus। बीम स्टैक का फोकस क्या है? बे ऑफ बंगाल में। फिर भी ये क्यों स्ट्रगल कर रहा है when multiple countries are together to develop these region? It's बहुत सारी हिंड्रेंस है, बहुत सारी हर्डल्स, जैसे इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है, अंडर फंडेड सेक्रेटरेट है जो ढाका में, वहाँ पे ना प्रॉपर स्टाफ है, ना उनके पास इतनी इन्फोर्समेंट पावर है, फिर डिलेइंग की पैक्ट जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मोटर व्हीकल जो एग्रीमेंट्स हैं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जो इन कंट्रीज़ के बीच में, जो बीम स्टैक के जो मेंबर नेशन है उनके बीच के ये चीज़ें, ना तो प्रॉपर फंडिंग मिल रही है। इसका सेक्रेटरेट ढाका में, याद रखना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे म्यांमार में सिविल वॉर चल रही है, इससे जो है हाईवेज डिस्प्यूट हो गया, हाईवे डिस्प्यूट से डिसरप्ट करती है हाईवे इंडिया नेपाल जो है, सॉरी इंडिया म्यांमार थाईलैंड का जो ट्राइलेटरल हाईवे, नेपाल और क्राइसिस उस ट्रस्ट होता है, वाइल थाईलैंड और बांग्लादेश प्रायोरिटाइज करें इसलिए साथ। तो मल्टीपल कंट्रीज का इंटरेस्ट जो है वो मल्टीपल, कहीं ना कहीं जो है ये जो एक इंस्टीट्यूशन बना था बीस है, जो उसका फोकस था ऑफ डेवलपमेंट वो नहीं हो पा रहा। इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल टेंशन में, जैसे इंडिया और थाईलैंड का जो है डोमिनेंस रेजेस फियर ऑफ एसिमेट्रिक अमाउंट स्मॉलर नेशन, इंडिया और चाइना की राइवलरी, इससे कहीं ना कहीं फोकस डाइवर्ट होता है। बायलैटरल डील्स जो है वो कहीं ना कहीं शेडो कर रही हैं मल्टीलैटरल डील्स को। बायलैटरल डील्स मतलब अगर इंडिया और नेपाल का जो है बायलैटरल डील जो है उसमें दोनों कंट्रीज़ को ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो मल्टीलैटरल डील्स कौन करेगा जिसमें इन्वॉल्व होंगे नेपाल भी, बांग्लादेश भी, भूटान भी, म्यांमार भी, थाईलैंड भी, श्रीलंका भी? वो नहीं हो सकता ना। तो इससे जो
कहीं ना कहीं बायलैटरल डील्स जो हैं दो कंट्रीज के बीच, मल्टीलैटरल डील्स नहीं हो पा रहे। अच्छा, फिर जो है इंडिया लेवरेजेस बीमस्टेक इफेक्टिवली टू एडवांस की फॉरेन पिलर्स लाइक नेबरहुड फर्स्ट, ई एक्ट ईस्ट, सागर थ्रू इट कैन नॉट फुल्ली रिप्लेस बॉर्डर प्लेटफॉर्म, रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि एशियान जैसे, क्वाड जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ये वहाँ पे, जो आपस में कोऑपरेट करते हैं, जो मल्टीलैटरल ट्रेड करते हैं आपस में कंट्रीज के साथ। वी कुड नॉट फुल्ली रिप्लेस दोज थिंग्स। ऊपर से बहुत सारे इंटरनल चैलेंजेस भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि वेरियस फंडिंग के चैलेंजेस, स्टाफ्स के चैलेंज हैं, वेरियस डिस्प्यूट्स है कंट्रीज़ के बीच में, फिर मल्टीलैटरल टाइज नहीं बन क्रिएट हो सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारी चीज़ें लिमिटेशन आप पढ़ सकते हो, इसमें इतना नहीं है डिस्कशन करने का। इंडिया थाईलैंड का जो है टाइज है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये पढ़ेंगे, इंडिया और थाईलैंड ने जो है एलिवेट किया है अपना जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था ड्यूरिंग जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया बैंकॉक, जो 6th बीमस्टैक समिट के टाइम पे। तो उन्होंने जो है अपनी जो टाइज थी, स्ट्रेटेजिक टाइज, बायलेटरल टाइज, ये अलग अलग टाइप की पार्टनरशिप्स होती हैं, तो एक दूसरी कंट्रीज के बीच में जो है प्रमोट की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। अच्छा, ये अपग्रेड जो है पार्टनरशिप का अलॉन्ग साइड जो कल्चरल लिंक है, हमारा रामायण हेरिटेज है, कवरिंग डिफेंस, मैरिटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, 18 बिलियन का एनुअल ट्रेड होता है, बिलियन प्लस एनुअल ट्रेड, डिजिटल इकोनॉमी है, कनेक्टिविटी है, बीमस्टैक मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है, और इंडिया म्यांमार थाईलैंड की जो ट्राईलेटरल हाईवे है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इन सब चीज़ों को अपग्रेड करेगा। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि इंडिया पैसिफिक अलाइनमेंट है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज होती है जैसे ओस्ट्रा थाई है, ठीक है, काउंटर टेररिज्म इंटेल शेयरिंग हम आपस में करते हैं, थाईलैंड्स एशियन ब्रिज काउंटर चाइना, जो थाईलैंड का जो एशियान है वो कहीं ना कहीं ब्रिज करेगा जो इंडिया का BRI, जो चाइना का BRI है, बॉर्डर्स एंड जो रोड इनिशिएटिव्स है बे ऑफ बंगाल में, इसको काउंटर करने के लिए हमने इकोनॉमिक फोकस भी है, जैसे हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया MSMEs के साथ, जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज है, हैंडीक्राफ्ट है, मैराइन हेरिटेज है। तो थाईलैंड का जो ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो लिंक करेगा इंडिया की ईस्ट एक्ट पॉलिसी के साथ, समझे कि नहीं? तो थाईलैंड के साथ हमारा जो पार्टनरशिप इंक्रीज होना है, कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया में हम अपना एक क्या इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएंगे, कहीं ना कहीं हम चाइना की BRI से जो है, जो वो है उसको हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ट्रेड भी अच्छा है, हमारा मैरिटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारी डिजिटल इकोनॉमी, हमारी कनेक्टिविटी इनके साथ, हम बीमस्टैक के मेंबर्स हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, अगर हम देखें थाईलैंड और उसके नेबरिंग कंट्रीज, एक्चुअली मैं ये मैप लान पढ़ाने के लिए आपको जो है, देखो ये है, दिस इज थाईलैंड, ठीक है, ये जो है ये थाईलैंड है, ओके। थाईलैंड के इस तरफ जो है ये देखो ये कंबोडिया है, ठीक है, ओके। ये वियतनाम है, वियतनाम इसका नेबर नहीं है। ये लाओस है, ठीक है, लाओस कहाँ पे, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। म्यांमार जो है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में जो है, ये ऊपर जो है ये म्यांमार पड़ता है, ठीक है, लाओस इधर पड़ा। अच्छा, फिर जो है कंबोडिया, कंबोडिया के साथ 803 किलोमीटर की बहुत साउथ ईस्ट में कंबोडिया है, और साउथ में इसके ये देखो यहाँ पे साउथ में जो है ये मलेशिया पड़ गया, ये मलेशिया, ठीक है। तो कौन कौन सी है, म्यांमार इसका एक नेबरिंग कंट्री है, लाओस इसका एक नेबरिंग कंट्री है, कंबोडिया इसका एक नेबरिंग कंट्री है, और मलेशिया इसका एक नेबरिंग कंट्री है थाईलैंड का। ये कंट्री सारी कहाँ है, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। इंडिया के जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यही ये म्यांमार है, यहाँ ये इंडिया की बॉर्डर है इसके साथ,
ठीक है, तो ये रहा थाईलैंड।